Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Today in this video I am going to discuss about anatomy and histology. The chapter is Central Nervous System or CNS Part 2. In this system, we will discuss major points remaining from first part. So, in this part, following point will be discussed. Now, let us see. These are some remaining points. Gross anatomy, some points are remaining. Medical histology, endocrinology, blood supply, nervous supply, lymphatic drainage, functions, diagnosis, microbiology, clinical anatomy or pathology, pharmacology, and references. Some books are given for references. Now let us see the part of brain and spinal cord. So here is the remaining part is spinal cord. So spinal cord is cylinder column of nervous tissue continuous with brain and brain stem. ये एक बारीक सा एक कॉलम होता है नर्वस टिश्यू का, इस तरह का जिसको हम कह रहे हैं बिल्कुल नर्वस टिश्यू का, और ये इट एंड्स इन दी L1 और L2 के दरमियान जो ये एंड होता है, यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे. फिर इसको इनलार्ज कर लेता हूँ, मैं आपको ज़रा कलर दिखा दूँ. तो दिस इज़ दी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ब्रेन के पार्ट में से आगे कंटिन्यूएशन है. फोरामिन मैग्नम मैंने बताया था पार्ट 1 में कि वहाँ से ये निकलता है, ओपनिंग होती है एक यहाँ स्कल में, उसके बाद में नीचे की तरफ आता है. सर्विकल स्पाइनल नर्व्स हैं, ये 8 होती हैं, C8 में हम कहते हैं. इसके बाद अगली थोरैक्स स्पाइनल नर्व्स हैं, थोरैसिक कैविटी में 12 होती हैं. ड्यूरा अराकनॉइड मैटर, लंबर इनलार्जमेंट्स कुछ दिखाई गई हैं और सर्विकल इनलार्जमेंट्स भी होती हैं. ये डिफरेंसेस हैं थोड़े से. इसके बाद यहाँ पे T12 है, एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. L1 to L2 के दरमियान ये बंद हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रुक जाती है, आगे नहीं मूव करती. लंबर स्पाइनल नर्व्स हैं, कॉर्डा इक्वेना, लास्ट वाले पोर्शन को हम कह रहे हैं. सेक्रल स्पाइनल नर्व्स हैं, ये आगे मूव करें, S1, LS, इस तरह की जो ये नाम दिए गए. इसके बाद हम देखते हैं दोबारा कि इसमें एक्सटेंड्स डाउनवर्ड थ्रू द वर्टिब्रल कैनाल से नीचे की तरफ होता है. बिगिन्स एट फोरामिन मैग्नम से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स एट L1 ओवर L2 इंटरस्पेस. L1 और L2 के इंटरस्पेस के दरमियान रुक जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. जब हम L4 और L5 के दरमियान इंजेक्शन यहाँ पे लगाते हैं, तो यानी ये पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड को टच नहीं करना चाहिए, तो उसको पहले इस जगह से नहीं जो है हम स्पाइनल एनेस्थीसिया या किसी भी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते. तो हमारे पास कौन सा फॉर्म जो होता है, L3 और L4 के दरमियान जो है हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राथिकल इंजेक्शन. इसे कंडक्ट फॉर नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम. ये कंडक्ट करेगा नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम ब्रेन से, ब्रेन स्टेम से, और नीचे की तरफ लाने में हेल्प करता है. और सेंटर फॉर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है. जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होती हैं उसके लिए इमरजेंसी हम मसलन किसी तवे को हाथ लगाते हैं, फौरी पीछे हटा लेते हैं, तो इसको रिफ्लेक्स कहते हैं कि अचानक फौरी तौर पर इसको रिमूव कर लेते हैं. कोई भी चीज़ हमें फौरी लगती है, अगर थार है, कोई कांटा है नीचे, फौरी पाँव उठा लेते हैं. ये एक्सपीरियंस भी साथ साथ काउंट होता है. इसमें स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का भी बड़ा रोल है. तो नाउ लेट अस सी दी अदर पार्ट. स्पाइनल नर्व्स, कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि सर्विकल होती हैं 8 होती हैं. इसके बाद थोरैक्स हैं 12 हैं, 12 पेयर्स होते हैं बेसिकली, ये भी पेयर फॉर्म में होंगे. लंबर 5 पेयर फॉर्म में होती हैं. लेफ्ट और राइट को हम अगर कहें तो पेयर बन जाती है, अगर सिंगल साइड से करें तो एक एक बनेगी. इसके बाद सेक्रल है और लास्ट में कोक्सीजेन है. तो 31 पेयर्स हैं टोटल. तो लिहाजा इसको हम देख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास बात आई है ब्रेन स्टेम की. ब्रेन स्टेम में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये नीचे अटैचमेंट आ रही है, ये पूरा व्यू है. कॉर्डा इक्वेना लास्ट वाले पोर्शन को हम कह रहे हैं, ये लास्ट में. और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रीज हैं ये. इसके बाद इसका अगला यहाँ से पार्ट हमने कट करके सेक्शन देखा, तो बैक व्यू ये होगा. डिस्क होती है यहाँ पे, वर्टिब्रा होती है इसके साथ अटैच, और फ्रंट पोर्शन ये नज़र आएगा. इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स जो है इनके साथ अटैच हो रही है, ये दिखाई दे.
फिर हमने सेंसरी नर्व पाथवे दिखाया है, यहाँ पे बटरफ्लाई लाइक शेप होता है, एच शेप भी इसे कहते हैं। तो यहाँ स्पाइनल नर्व है, सेंसरी पोस्टीरियर रूट है, सेंसरी नर्व पाथवे है, मोटर नर्व पाथवे, मोटर इंटीरियर रूट भी ये दिखाया गया। तो ये मुख्तलिफ उनके पाथवे हैं और स्पाइनल कार्ड स्ट्रक्चर ये दिखाया है। इसके बाद ऑन दी अदर पिक्चर वी कैन सी स्पाइनल कार्ड जो है एफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ईफरेंट सिग्नल्स भी ये कलेक्ट करता है। और ये दिस इज द ग्रे मैटर जो दरमियान वाला एच टाइप जो नज़र आता है, और जो बहर वाला है वो वाइट मैटर होता है। ये वाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है और ये वाइट हो। तो इसी तरह हमने उधर भी डिस्कस करना है कि ब्रेन में और इनमें क्या डिफरेंस है। तो ग्रे मैटर पोस्टीरियर मीडियम स्पिशर, वाइट मैटर है ये डॉर्सल रूट और स्पाइनल नर्व्स हैं। तो इंटीरियर मीडियम फिशर यहाँ पे होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है इसकी। तो आर्टरीज और वेन्स भी इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। वर्टिब्रल जो आर्टरीज होती हैं वो स्पाइनल कार्ड को करते हुए ब्रेन की तरफ जाती है। वर्टिब्रल आर्टरीज की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे भी उसका रोल है। नाउ लेट अस सी द अदर पार्ट दैट इज ग्रे मैटर वर्सेस वाइट मैटर। यहाँ पे टी सिंगल भी दे सकते हैं आप मैटर का। मैटर का मीनिंग है मदर, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रे मैटर और वर्सेस वाइट मैटर में क्या डिफरेंस है। तो इफ वी सी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड देन वी कैन सी द एच टाइप जो ये शक्ल आती है नज़र, ये है ग्रे मैटर। ये बहर वाला जो होगा इसका पोर्शन दैट इज वाइट मैटर। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द फ्रंटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल सेक्शन अगर ब्रेन का ऐसे सामने से काटा जाए इस तरीके से, तो उस पोर्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बहर वाला पोर्शन है वो ग्रे मैटर है, आउटर ये नज़र आ रहा है, और जो इनर पोर्शन है ये वाला जो नज़र आ रहे हैं ये वाला जो है वाइट मैटर। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन द स्पाइनल कार्ड एंड द ब्रेन। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम थोड़ा सा टच करते हुए जाएंगे क्योंकि फिजियोलॉजी में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। कंसिस्ट्स ऑफ द टाइट जंक्शंस ऑफ द नॉन फिनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं जिसमें फिनेस्ट्रेशन नहीं होती, यानी सुराख इतना खुले नहीं होते, जंक्शन टाइट होते हैं उसमें। सम अथॉरिटीज इंक्लूड द एस्ट्रोसाइट फुट प्रोसेसेस को इसमें शामिल करता है। एस्ट्रोसाइट भी इसको हेल्प करता है बनाने में। Infarction of the brain tissue destroys the tight function of the junction of the endothelial cells and results in vasogenic edema. Vasogenic edema उसमें दे देते हैं, which is an infiltrate of plasma into the extracellular space के अंदर चला जाता है। edema जो है वो हो जाता है अगर ये इन्फेक्शन हो जाए यानी ब्लॉकेज हो जाए ब्लड की वहाँ पे ना जाए, तो फिर जो है ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रॉय हो सकता है और एंडोथेलियल टिश्यू भी जो वेजोजेनिक एडिमा प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे हम बात करेंगे कि ब्लड CSF बैरियर इसमें नहीं होता, साफ ज़रा ब्लड ब्रेन बैरियर है। ब्रेन के दरमियान जो ब्लड आता है, ब्रेन की तरफ जो ब्लड जाता है तो वो टाइट जंक्शन के थ्रू क्रॉस करके जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे CSF बैरियर कंसिस्ट ऑफ द टाइट जंक्शन बिटवीन द क्यूबाइडल क्यूबाइटल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द क्राइट प्लेक्सिस। CSF भी बैरियर में थोड़ा सा होता है। यहाँ पे द बैरियर इज परमिएबल टू सम सर्कुलेटिंग पेप्टाइड इंसुलिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स प्री एल्ब्यूमिन वगैरह इसमें मॉलिक्यूल जो है बॉडी के जो नीडेड है वो वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, या लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, बाकी जो है इसमें से क्रॉस नहीं कर सकते, टाइट जंक्शन होता है इस वजह से। तो अब हम देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या कौन कौन से जो सेल्स हैं, न्यूरोग्लिया है कौन सा इसमें हेल्प करता है, स्पोर्टिंग सेल्स। इसमें सबसे पहले जो आउटसाइड देखें आप, माइक्रोग्लिया है जो इनकी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पे एंटर होने की कोशिश करेगा ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाने की, तो उसको ये इनहिबिट करेगा, उसको फेगोसाइटोसिस के जरिए उसको निकालेगा, इम्यूनिटी यानी शो करेगा। पेरिसाइट्स होती हैं ये वाली, और बेजल लेमिना है, न्यूरॉन है, टाइट जंक्शन है बिटवीन दी सेल्स, ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल जो BCECs हम जिन्हें कहते हैं ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये बड़ा टाइट जंक्शन होता है, यहाँ से गुजरना किसी चीज़ का मुश्किल है। और ये जो साइज नज़र आ रहे हैं ये एस्ट्रोसाइट एंड फीट है, इसको कवर करते हैं और ये टाइट करते हैं जंक्शन को। दिस इज़ वेरी टाइट जंक्शन और मल्टीपल थिंग्स कैन नॉट एंटर टू द ब्रेन। उसमें ड्रग्स भी कुछ एंटर नहीं होती जब तक कि ड्रग्स जो है लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगी, तब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। इसलिए हम जब इनकी स्टडी करते हैं CNS की, तो न्यूरो फार्माकोलॉजी में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम बात करेंगे कि ए में के सेरिब्रल कैपिलरीज दिखाई गई हैं, टाइट जंक्शन को दिखाया गया। ऑन द अदर पिक्चर अगर हम देखें सराउंडिंग एस्ट्रोसाइट्स हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ल्यूमन है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं
इसके बाद हमारे पास कोराइड प्लेक्सस कैपिलरीज हैं, इसमें ल्यूमन है, कैपिलरी है, फेनेस्ट्रेशन हैं, छोटे छोटे फेनेस्ट्रेशन यानी ओपनिंग जिन्हें कहते हैं, वहाँ से कोई जो है ड्रग है, ब्लड मॉलिक्यूल है, वो क्रॉस करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद टाइट जंक्शन है कोराइड एपिथेलियल का, और अराकिनॉइड सेल्स होते हैं, ये अराकिनॉइड सेल्स में देखिए कितनी टाइट जंक्शन, और यहाँ पे भी टाइट जंक्शन, गुजरने का बहुत कम रास्ता होता है जो यहाँ से गुजरता है। तो लिहाजा जो टॉक्सिन होते हैं या पॉइजनस चीज़ें होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती वहाँ, ताकि वो उसको ब्रेन को जो है ना नुकसान ना दे सकें, डैमेज ना कर सकें। इसके बाद मेडिकल हिस्टोलॉजी की तरफ आ जाएंगे, जो 5th नंबर पे हमारा पॉइंट है। 4th वाले सारे पॉइंट ख़त्म हो गए, जो ग्रॉस एनाटॉमी का था, मेजर पोर्शन था जो हमारा CNS का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेरिब्रम की, नियोकॉर्टेक्स भी कहते हैं, एंड सेरिबेलम आर हिस्टोलॉजिकली डिवाइडेड इनटू लेयर्स, उनकी लेयर्स में डिवीजन होती है, 4 to 5 या 6 लेयर्स होती हैं। द फॉर्मर हैज़ 6 लेयर्स वाइल लेटर हैज़ 3 लेयर्स। लेटर से मुराद है कि सेरिबेलम की 3 लेयर्स होती हैं और इसकी 6 लेयर्स होती हैं सेरिब्रम की, या 4 भी लिखते हैं, जैसे हमने लोब्स का जिक्र किया था तो 4 लोब्स थे, तो यहाँ पे 6 लेयर्स होती हैं। अगर हिस्टोलॉजिकली हम इसको कट सेक्शन करें सेरिब्रम को और सेरिबेलम को तो क्या नजर आएंगे? ईच लेयर विद इन रिस्पेक्टिव रीजन ऑफ ब्रेन कंटेन स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, उनमें स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर, लेयर 1 इज मॉलिक्यूलर लेयर उसे कहते हैं, विच कंटेन्स टर्मिनल डेंड्राइटिक एंड एक्सोनल ब्रांचेस होती हैं। लेयर 1 में जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। एक्सोन अराइज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द इप्सिलेटरल एंड कंट्रालेटरल हेमिस्फीयर्स एंड थैलेमस, while and most of the dendrites arise from the pyramidal cells. Pyramidal cells भी इनमें पाए जाते हैं, जो कि हम देखते हैं अभी नेक्स्ट जाकर फिगर में। इसमें रेटिजियस कजाल सेल्स भी पाए जाते हैं, कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स, वो भी सेरिब्रम में देखे जाते हैं, कजाल सेल्स जिन्हें कहते हैं। स्मॉल पिरामिडल सेल्स भी होते हैं, पिरामिडल बड़े सेल्स होते हैं, छोटे भी होते हैं। एंड एसोसिएटेड इंटर न्यूरॉन्स आर सीन, उसको लेयर जो है 2 कहते हैं। एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर होती है, ग्रेन्यूल्स बनाते हैं बेसिकली, इस वजह से ग्रेनुलर लेयर उसे कहते हैं। इसके बाद लेयर 3 है, एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर है, कंटेन पिरामिडल सेल दैट बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड डीपर रीजन ऑफ द लेयर। और लेयर 4 है, आर द इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, प्राइमरीली कंटेन सैटेलाइट सेल्स एंड फ्यू पिरामिडल सेल्स एंड इंटरन्यूरॉन्स इनमें होते हैं। ये 4th लेयर है। दी 5th लेयर की बात करें तो इंटरनल पिरामिडल उसे कहते हैं सेल्स, ये इंटरनल ग्रेनुलर सेल थे, वो एक्सटर्नल पिरामिडल सेल थे, ये इंटरनल पिरामिडल सेल्स है, पिरामिड की शक्ल में, जैसे कि आपने नेफ्रॉन में या किडनी में इसका स्ट्रक्चर पिरामिड का देखा हुआ है, ट्राइंगल एंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कंटेन्स लार्ज पिरामिडल सेल्स ऑफ द बिट्स इन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब, दे सेंड इंफॉर्मेशन टू द स्ट्राइएटम, ब्रेनस्टेम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेनस्टेम, अमंग अदर सब कॉर्टिकल एरियाज में भी इसको सेंड करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। अगर हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो इंटरनल पिरामिडल सेल्स का भी बड़ा रोल है, और मुख्तलिफ इनके कंटेक्ट्स हैं स्ट्राइएटम के साथ हैं, जो कि 4 ब्रेन का हिस्सा है, डायनसेफ्लॉन, और उनके साथ और मिड ब्रेन के साथ अटैच करता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी करेगा, और ब्रेन स्टेम जो है पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम के साथ भी करेगा। फाइनली लास्ट लेयर है multiform layer, layer 6 है, contains some pyramidal cells and interneurons. However, it is mostly populated by fusiform cells होते हैं। और लास्ट में है efferents from layer 6 जो है projects to thalamus and clustrum. clustrum एक लेयर होती है इनकी सेरिब्रम की, तो उसके साथ ये अटैचमेंट्स करते हैं जो लेयर 6 है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिगर देखें तो पिरामिडल सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं इसके, ये सेरिब्रम के हिस्से हैं, न्यूरॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद अगर वाइट मैटर की देखें बात करें, लाइट ब्लू कलर यहाँ पे दिखाया गया वाइट मैटर को। इसके बाद ये लेयर है ग्रे मैटर की लेयर है, जिसे फोलिया नाम दिया। इसके बाद हमें ग्रे मैटर यहाँ पे भी दिखाया गया। तो ये कुछ लेयर्स हैं, उसको कट सेक्शन अगर किया जाए तो ये नजर आती हैं सेरिब्रम की। इसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेयर है, सबसे पहली जो लेयर है ग्रेनुलर लेयर है, परकिंजे सेल लेयर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली जो लेयर, और मॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पे भी परकिंजे सेल्स और दूसरा ग्रेनुलर सेल्स को दिखाया गया दोबारा। तो लिहाजा इन चीज़ों के जो ग्रेनुलर सेल्स हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका, इनका रोल है, ये हिस्टोलॉजी में इन्वॉल्व हैं और टिश्यूज़ को दूसरे के साथ लिंक करते हैं, अटैचमेंट करते हैं और आगे वर्क करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 6 पॉइंट एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें बेसिकली न्यूरोफार्माकोलॉजी या न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ
biology specifically for physiology of physiology, which studies the interaction between the nervous system and the endocrine system, how the brain regulates the hormonal activity in the body. तो हार्मोन को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि CNS इज द मेजर कंट्रोलर ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसके अलावा होम्योस्टैसिस में भी CNS का सबसे बड़ा रोल है, और सबसे बड़ा जो कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी है वो पहले नंबर पे तो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें जो नर्व्स आती हैं, लेकिन नेक्स्ट नंबर पे एंडोक्राइन सिस्टम है जो बॉडी को होम्योस्टैसिस में कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एपिनेफ्रिन का नाम सुना है, एड्रेनालिन का नाम सुना है, इसके अलावा जो है एसिटाइलकोलिन का, डोपामीन और मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर उनके साथ होता है लिंक। मेजर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में हैपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सेस होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के साथ अटैचमेंट होती है हैपोथैलेमस की। हैपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस होता है, ये उनके साथ बनाता है थायराइड के साथ। हैपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ और मेल और फीमेल के साथ, गोनेड्स के साथ ये इफेक्ट करेगा। हैपोथैलेमिक जो न्यूरो हैपोफिजियल सेल सिस्टम होता है, जिनको ये कंट्रोल करता है, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है या जो इसका इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके साथ ये लिंक करता है, तो हैपोथैलेमस का भी बड़ा रोल है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो मेजर 3 ग्लैंड्स आर देयर इन द ब्रेन, 3 ग्लैंड जो मेजर ब्रेन में पाए जाते हैं उनमें देख लेते हैं। Learn the 3 endocrine organs of this slide. Hypothalamus is the also synthesize the glands, जिसमें ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये बनाता है, वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है उसको, और ऑक्सीटोसिन भी ये बनाता है, जो कि लैक्टेशन में और मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद पिट्यूटरी है, जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, और बहुत सारे ग्लैंड्स को नीचे जो पेरिफेरल में पाए जाते हैं, पेरिफेरल रीजन में है, उनको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद थर्ड वन इज पीनियल ग्लैंड, इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। मेलाटोनिन जो है, इसमें ग्लैंड जो है हार्मोन रिलीज होता है जो कि बॉडी में सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। इसके बाद यहाँ पे हाइपोथैलेमस को दिखाया गया, यहाँ पे उसका पोर्शन होता है, कट सेक्शन अगर देखें, पिट्यूटरी हाइपोफाइसिस यहाँ पे है, पीनियल ग्लैंड इसके बैक साइड पे पाया जाता है। तो ये जैसे यहाँ पे दिखाया है पीनियल ग्लैंड है, कार्पस कैलोसम के पिछली साइड पे, ये सामने वाली साइड, ये देखिए आमने सामने देखो, तो यहाँ पे जो ये मौजूद है इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाइपोथैलेमस, इंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, इंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके बाद पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करेगा, ब्रेन हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और बाकी जो है हार्मोन करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी जो है, इंटीरियर में LH, FSH, प्रोलैक्टिन, पोस्टीरियर में ऑक्सीटोसिन, ADH ये रिलीज होते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम है, तो मुख्तसर आपको बताया है कि एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ द ब्रेन क्या है। ये बल्कि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ये मास्टर है, इसको कोई ग्लैंड जो है ना एक्टिविटी इतना नहीं देता जितना ये उनको देता है। फीडबैक तो होते हैं, साफ ज़ाहिर है कि वही ग्लैंड इनको फीडबैक देते हैं, हमारे पास चीज़ें कम हैं या ज़्यादा हैं, तो लेकिन डायरेक्ट जो है फीडबैक के अलावा इसकी एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद हम जाते हैं ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन की। अगर बात करें तो कैसे ब्लड सप्लाई होती है, इसमें है ब्रेन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम 2 सोर्सेज। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, वहाँ से ये ब्लड लेता है। कैरोटिड आर्टरीज जो नेक की तरफ से हमारी जा रही हैं, यानी थोरेक्स कैविटी से, हार्ट से जा रही हैं ब्रेन की तरफ। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज से बाइफरकेट होती हैं। बाइफरकेट से मुराद है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज बन जाती है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज बन जाती है। एंड वर्टिब्रल आर्टरीज भी होती है, वर्टिब्रल आर्टरीज जो मैं अभी बात कर चुका हूँ, वर्टिब्रल कैनाल से ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जा रही होती है। Internal carotid arteries branch to form 2 major cerebral arteries. Internal carotid arteries 2 major branches बनाता है। cerebral arteries cerebrum में जने उसको देता है। Interior and middle cerebral arteries भी उसे कहते हैं, आगे बनाता है, यानी interior भी है, middle भी है, cerebral arteries ये उनको supply करता है। About 15% of daily cardiac output is utilized by brain. 15% जो है brain utilize करता है, सबसे important है। Owing to the high oxygen and nutrient demand of the organ, it is supplied by 2 arterial system. एक कैरोटिड आर्टरीज हैं, एक वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है, जिसको हम आगे बात करेंगे, जिसमें सर्कल ऑफ विलस भी आ जाता है। तो सबसे पहला जो सर्किट है इंटीरियर कैरोटिड आर्टरीज, वो उसको सप्लाई करेंगी। इंटरनल और एक्सटर्नल बहर वाले जो स्कल वाले एरिया, उनको सप्लाई करेंगे। इंटरनल जो है बॉडी के अंदर यानी ब्रेन के अंदर चली जाएगी, उस सारे हिस्सों को डिवाइड करेगी। इसी तरह अगर हम बात करें पोस्टीरियर सर्किट इज सप्लाइड बाय द
वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम इसको सप्लाई कर रहा है। बेसिलर आर्टरीज का मैंने जिक्र किया, आगे दिखाता हूँ आपको। और वर्टिब्रल आर्टरीज दो होती हैं जो कि आपस में मिलकर बेसिलर आर्टरी बना देते हैं। तो नाउ लेट अस सी। तो यहाँ से हम बात करते हैं इस एरिया से। ये आपके सामने है कि वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं जो नीचे से आ रही होती हैं और यहाँ पे कंबाइन होती हैं जब आपस में, तो बेसिलर आर्टरी बना देते हैं, बेसिलर आर्टरी बना लेती हैं। टू वर्टिब्रल आर्टरीज व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। तो फर्दर दे डिवाइड इनटू अदर पार्ट्स। ये देखें ब्रेन में अगर देखा जाए तो इस शक्ल में ये नजर आता है, ये स्पाइडर की शक्ल में नजर आता है, जैसे ये ब्लड सप्लाई यहाँ पे दिखाई गई है। तो सर्कल ऑफ विलस इसे कहा जाता है, इस शक्ल को सर्कल ऑफ विलस। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। बेसिलर के बाद पोन्टाइन आर्टरीज हैं, यहाँ पे पोन्स होता है पीछे, पोन्स को जो देती हैं उसको पोन्टाइन आर्टरीज कहते हैं। सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं, ये सुपीरियर आगे वाली सामने वाली आर्टरीज होती हैं। इसके बाद यहाँ पे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं। इसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। यहाँ पे जो पोस्टीरियर के बाद इंटीरियर कोराइटल आर्टरी है, ये आपस में मिल रही है इसके साथ छोटी जो आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज ये सप्लाई कर रहे हैं, अंदर से आ रही है। वर्टिब्रल वाली नीचे से आ रही है यहाँ से बेसिलर आर्टरी, और इधर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, मैंने अभी जिक्र किया था आपको कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो अंदर ब्रेन के सप्लाई करती है। एक्सटर्नल जो है वो स्कल को, बोन्स को, जो स्कल की प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन्स हैं, ड्यूरा मैटर, उनको सप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ मिडल सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इसके बाद इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है। ऑफ्थल्मिक आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आपस में इस तरह शक्ल बना लेते हैं। तो टोटल ये जो है शक्ल यहाँ से भी देख सकते हैं, सेम यही ये मैंने अलग यहाँ पे दिखाई है। तो ये इसको सर्कल ऑफ विलस कहा जाता है। और ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ब्लड सप्लाई होगी, लाजमी होगी। इसमें वेंट्रल व्यू है, ये डॉर्सल व्यू दिखाया गया है। मेडुलरी आर्टरीज इसे कहते हैं, मेडुलर जो अंदर वाले हिस्से को दे रही होती है, और बाहर जो कार्टेक्स में दे रही होती है कार्टिकल आर्टरी कहेंगे। इसके बाद इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरीज, ये है वर्टिब्रल जो आर्टरीज है यहाँ से शुरू होती हैं और ब्रेन की तरफ जाके बेसिलर आर्टरीज बना लेती है। पोस्टीरियर इंफीरियर, और ये बेसिलर आर्टरी बना रहे हैं, देखिए आपके सामने। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें वेजो कोरोना है, ये वाली जो इनकी आर्टरीज हैं बाहर से इसको कवर करती हैं, इनको देखिए। इसके बाद इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है जो कि सल्कल आर्टरी है, सल्कस में चली जाती है, इसके अंदर घुस जाती है, डिप्रेशन होता है। इसके बाद पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर साइड से एंटर होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड सप्लाई है वर्टिब्रल आर्टरीज करती हैं, इसका शो किया गया। ब्लड सप्लाई ऑफ नर्व्स को भी होता है, ये एक अहम पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड सप्लाई ऑफ द नर्व्स भी होता है। ऑल लार्ज एंड मीडियम साइज्ड नर्व्स आर सप्लाइड बाय नाइबरिंग ब्लड वेसल। जो भी ब्लड वेसल कोई बड़े आर्टरी को, वेन को, स्कल को, किसी भी एरिया को दे रही है, उनको भी साथ साथ देती हैं जो नर्व्स उनके साथ गुजर रही होती है। तो लिहाजा दिस इज वेरी इसेंशियल। इन ईच नर्व ट्रंक an axial artery is embedded which is reinforced at interval of 5 cm by succession of arterioles। तो ये 5 सेंटीमीटर के फासले पर उनके साथ अटैच होते हैं। इन स्मॉलर नर्व्स, ये बड़ी नर्व की बात की है, नर्व ट्रंक में जो छोटी नर्व होती हैं, द एक्सियल आर्टरी लाइज इन द एपिन्यूरियम, नर्व शीथ में होती है, उनको ये प्रोवाइड करती है। आर्ट्रियोल्स भी होते हैं, बड़ी बड़ी आर्टरी जो है, आर्ट्रियोल्स में एक्सियल जो बेसिकली आर्टरी होती है वो इनको सप्लाई करती है। एपिन्यूरियम जो है उसको दे देती है नर्व शीथ। फंक्शनली द ब्लड सप्लाई टू नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इंटरप्शन विल लीड टू नर्व ब्लॉक। नर्व ब्लॉक हो गई तो आपको पता है कि पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन में बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जैसे कि फेशियल नर्व अगर ब्लॉक हो जाए तो पैल्सी हो जाती है, लकवा हो जाता है जिसे हम कहते हैं, एक साइड वाले जो बंदा बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, आंखें नहीं खोल सकता, मल्टीपल प्रॉब्लम विल बी देयर। आप सेवंथ क्रेनियल नर्व देखें, फेशियल नर्व, उससे आपको पता चल जाएगा। कोई भी नर्व उठा लें, द नर्व फाइबर्स ऑफ द लार्ज डायमीटर आर फर्स्ट अफेक्टेड। तो लार्ज डायमीटर वाले नर्व्स हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होती है, फिर जो है फाइन नर्व फाइबर्स वाले अफेक्ट होंगे, ये याद रखें। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब आता है हमारे पास 9th नंबर पे लिम्फेटिक सप्लाई। लिम्फेटिक सप्लाई के बारे में ये कहा जाता था 2015 से पहले कि इसमें होता नहीं है ब्रेन के अंदर, उसकी जगह CSF फ्लूइड इज अल्टरनेटिव फॉर जो लिम्फेटिक सिस्टम इन द ब्रेन। लेकिन अब ये देखा गया है कि मेनिंजियल लिम्फेटिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ वेसल्स अलोंग ड्यूरल साइनसेस। ड्यूरल जो
मेनिंजीज हैं उस सिनेसिस के अंदर, एंड ड्यूरा मैटर which express lymphatic endothelial cells marker protein including PROX1, LYV, E1 and PDPN जो है ये इनके साथ प्रोटीन मार्कर्स होते हैं, ये एंडोथेलियल के नजर आते हैं, लिम्फेटिक शो करते हैं कि इसमें मौजूद है। These meningeal lymphatic vessels drain down and exit the skull along the dural venous sinuses and meningeal arteries के जरिए ड्रेनेज होती है, यानी उसमें सप्लाई भी होता है नेटवर्क और उसके बाद ड्रेनेज जो है वापस जो लेके जाते हैं वो भी मेनिंजियल आर्टरीज होती हैं विनस सिनेसिस में, उसको वापस लेके जाती हैं। साथ में ब्लड सप्लाई होती है तो वो वापस भी जाना होता है उसमें। मेनिंजियल लिम्फेटिक वेसल आल्सो ड्रेन आउट ऑफ द स्कल अलोंगसाइड cranial nerves and through cribriform plate। ये जो फर्स्ट ओल्फैक्टरी नर्व है उसमें जो ओपनिंग होती है क्राइब्राइफॉर्म प्लेट होती है, वहाँ उस नर्व में मेनिंजियल लिम्फेटिक्स भी इसको ड्रेन करते हैं, यानी पहली ओल्फैक्टरी नर्व में ये भी इसको करती है। इसके बाद मेनिंजियल लिम्फेटिक वेसल अब्जॉर्ब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इनटू द डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स की तरफ लेके जाते हैं। तो ये भी एक अहम जो सर्विकल यानी जो नेक की तरफ होते हैं, सर्विकल का मतलब नेक की तरफ डीप होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं उसकी तरफ लेके जाते हैं, यानी ब्रेन से गुजरकर फिर स्पाइनल कार्ड की तरफ आते हैं। आगे देख लेते हैं फिगर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ स्प्रेड लिम्फ नोड्स होते हैं ब्रेन के अंदर। लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फ डक्ट्स हैं, यहाँ पे ये दिखाई गई। और ये एक फोटोग्राफ है जो कि उसके कलर के जरिए जो कन्फोकल माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया था ब्रेन के पार्ट को। तो LYVE1 ग्रीन में दिखाया गया, CD3E जो रेड में दिखाया गया एंड DAPI जो है ब्लू में दिखाया गया। ये कलर हैं डिफरेंट दिखाए गए और ये ब्रेन को कन्फोकल माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया, उसमें ये नजर आएंगे। तो इससे मुराद है कि दीज आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। इसके बाद नर्व सप्लाई टू द ब्रेन, नर्व क्योंकि ब्रेन को कोई सप्लाई नहीं करता बल्कि वहाँ से ओरिजिनेट होकर बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाती हैं और वापस भी वही उनको पैगाम लेके आती हैं। अगर सेंसरी हैं, मोटर नर्व्स हैं या मिक्स्ड नर्व हैं तो सारे इनका काम करेंगे, लेकिन ओरिजिनेशन जो है वो ब्रेन की नर्व्स करता है, बेसिकली ब्रेन करता है। तो इस वजह से इसको देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जाती हैं जो उनके बारे में हम बता देते हैं आपको। Cranial nerves are the nerves that emerge directly from the brain, including the brain stem। सबसे ज़्यादा ब्रेन स्टेम से निकलती हैं, 8 cranial nerve हैं, बाकी जो नर्व्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं, बाकी उनके आपस में लिंक्स होते हैं, ग्रे मैटर के, वाइट मैटर के जो अटैचमेंट्स होती हैं। In contrast, spinal nerves emerge from segments of the spinal cord। स्पाइनल नर्व स्पाइनल जो कार्ड है वहाँ से रिलीज होती है, निकलती है सेगमेंट से, ऑलरेडी बता चुके हैं 31 पेयर्स हैं और 12 pairs of cranial nerves are there in the brain। Cranial nerves relay information between the brain and the parts of the body primarily to and from regions of the head and neck। तो ये head and neck को सारा को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो ये मास्टर हैं खुद, तो इनको ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ द CNS की बात करते हैं यहाँ पे, और स्पाइनल कार्ड की क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। फिजियोलॉजी ऑफ द CNS यानी उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ द ब्रेन की अगर बात करें, इंटरप्रेट्स सेंसेशन को इंटरप्रेट करता है कि कहाँ पे सेंसेशन हो रही है, कौन सी हो रही है, कितनी हो रही है, इंटेंसिटी क्या है, ये उनको इंटरप्रेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद डिटरमाइंस परसेप्शन, परसेप्शन क्या है उसकी, क्या नजर आ रहा है, एक्सपीरियंस क्या है। स्टोर्स मेमोरी, मेमोरी को स्टोर करेगा, रीजनिंग को स्टोर करेगा, रीजन। मेक्स डिसीजंस की हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी या मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स विसरल एक्टिविटीज, विसरल ऑर्गन की आपको बता चुका हूँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो इन्वॉल्व है विसरल ऑर्गन वो इसको एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डिटरमाइंस पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ये सारा काम ब्रेन का है। अब आप अगर बात करें फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, इन ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व सिग्नल फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स टू द बॉडी एंड फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द सेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ लेके जाना, ये सारी इंफॉर्मेशन ये भी स्पाइनल कार्ड लेके जाता है ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ और नीचे लेके आता है। इट ऑल्सो सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग मेनी रिफ्लेक्सेस का ये सेंटर है, एंड कंटेन्स रिफ्लेक्स आर्क्स दैट कैन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल रिफ्लेक्सेस, यानी कि ब्रेन की जरूरत पड़ती है, खुद भी रिफ्लेक्सेस ये कंट्रोल करता है। तो ये पॉइंट एक अहम है, इनका डिफरेंस है। ऑल्सो कंटेन सेंट्रल जो है ये एक चीज है, उसका पैटर्न जनरेटर भी इनके पास होता है, जो जनरेटर होता है पैटर्न जनरेटर, ये भी ये कंट्रोल करता है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वी गो
toward the other part, that is diagnosis of the CNS disorders. CNS disorder को कैसे डायग्नोज करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं या सैंपल्स हैं या ब्लड सैंपल्स हैं या वहाँ पे रेडियोलॉजिकली क्या हम टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे. द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इमेजिंग टूल्स आर सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड पेट पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन जो है ना वो यूज होते हैं. इसके बाद डॉक्टर में नीड टू स्टडी फ्लूइड, दैट इज CSF फ्लूइड फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से लेके उसको भी टेस्ट कर सकते हैं, उसके प्रोटीन लेवल और बाकी पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं. जैसे हम ब्लड सैंपल निकालते हैं, उसको ब्लड का देख लेते हैं कौन सी चीज़ बढ़ी है कौन सी कम हुई है, तो इनसे अंदाजा हो जाता है कौन से पैरामीटर इसके बढ़े हुए हैं. ब्रेन इंजरीज जो है डायग्नोसिस उसकी की जा सकती है. उनमें कौन कौन सी डिजीज हैं, हीमाटोमास हैं जो ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स हैं, और कंटूशंस हैं, और ब्राउजिंग ऑफ द ब्रेन जहाँ पे इंजरी होती है टिश्यू की, सेरेब्रल एडिमा है, और स्वेलिंग इनसाइड द स्कल है, और कंकुशंस, स्ट्रोक्स, ब्रेन ट्यूमर्स. इसमें अगर हम बात करें स्ट्रोक्स का, आपको पता है कि जो बहुत कॉमन इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ब्रेन का. इसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स हैं. ब्रेन ट्यूमर्स कैन बी आइदर मैलिग्नेंट, कैंसरस होती हैं, या बिनाइन होती है, नॉन कैंसरस होती है, आगे स्प्रेड नहीं करती. इसमें जो है मैलिग्नेंट ज़्यादा डेंजरस होता है. इसके बाद न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, हंटिंगटन डिजीज है, ALS है, एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज है जिसमें गेट प्रॉब्लम होता है, ट्रेमर्स होते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज की जो है जिसमें न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है बेसिकली, ये जो डिजीजेज है. इसके बाद मेंटल डिसऑर्डर्स में अगर बात करें, डिप्रेशन इज वेरी कॉमन, एंग्जाइटी इज वेरी कॉमन, बाइपोलर डिसऑर्डर या मेनिया जिसे हम कहते हैं. इसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD, और शिजोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया जो है दैट इज वेरी कॉमन. डायग्नोसिस इनके किए जा सकते हैं. इसके यहाँ से हम देख लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कैन बी डन फॉर ब्रेन प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर या किसी भी चीज़ को देखने के लिए देखा जा सकता है. MRI और CT स्कैन कैन बी डन. ये CT स्कैन को कैसे करते हैं आपको प्रोसीजर पता होगा या देख सकते हैं आप रेडियोलॉजी में. इसके बाद लंबर पंक्चर जो हम करते हैं, यहाँ से सैंपल लेते हैं लंबर एरिया में L3 और L4 के दरमियान. इसके बाद हार्मोन टेस्ट भी करते हैं ब्रेन में, पीनियल ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके जो कौन कौन से फ़र्क आ रहा है, उनमें ग्लैंड्स की कितनी मकदार है. बायोप्सी कर सकते हैं, वहाँ से टिश्यू ले सकते हैं ब्रेन का, तब भी टेस्ट कर सकते हैं. ये हैं कुछ, अगर ब्रेन कैंसर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो रेडियोलॉजिकली CT स्कैन में इसके मुख्तलिफ पिक्चर बन जाती हैं, मुख्तलिफ पाथवे में कट सेक्शंस हो जाते हैं, यानी उसमें डिफरेंट एंगल पे, प्लेन्स पे, सेक्शन पे इनको काटते हैं और शो करते हैं यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है. अगर मिग्रेन है, कोई और प्रॉब्लम है, तो इससे पता चल जाता है. इसके बाद सर्जिकल कंसिडरेशन अगर बात की जाए, तो सर्जिकली अगर देखा जाए, लोकल एनेस्थेटिक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो लंबर पंक्चर करते हैं. ब्लड सैंपल CSF फ्लूइड लेते हैं, तो ये भी हम लंबर पंक्चर करते हैं. तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड, एपिड्यूरल स्पेस, सबएराकोनॉइड स्पेस और हॉलो नीडल यहाँ पे L3 और L4 के दरमियान लगाई जाती है, और इसको चेक किया जाता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई और तो प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ को टच तो नहीं कर रही. तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है, स्पेशलिस्ट होता है इसका, वही इसको कर सकता है. एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना हो, जनरल एनेस्थेटिक्स देने हो, तो इसमें भी कुछ जो स्पेसिफिक लोकल एनेस्थेटिक के लिए बनाया गया. इसमें देखेंगे यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ एंटर हो रही है, यहाँ पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं. ये डिफरेंस देख लें आप, स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्ट नहीं लगाते और इस तरीके से उसको लिटा के पेशेंट को लगाया जाता है. वो वेरी पेनफुल, वेरी क्रिटिकल होता है. इसमें एक्सपर्टीज जो है वो ज़रूरी है. लोकल एनेस्थेटिक भी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर. दी एनाटॉमी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड इन द ब्रेन, कोई नहीं पाए जाते, लेकिन अगर उसमें कोई चले जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो क्या डिजीज काज कर सकते हैं ब्रेन की. The anatomy of brain in meninges determines the spatial character of CNS infections. ये खासतौर पे meninges का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो meningitis हो जाएगा, inflammation of the meninges. और anatomy of the brain के अंदर इसके स्पेशल characteristics हैं और ये इन्फेक्शन जो है वहाँ तक स्प्रेड कर सकता है. एपिड्यूरल एब्सेसेस जो है रिमेन्स लोकलाइज्ड, जो हमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं या कोई वहाँ पे कट करते हैं या ब्लड सैंपल लेते हैं, CSF फ्लूइड के सैंपल लेते हैं, तो वहाँ पे भी कोई लोकलाइज्ड रिएक्शन हो जाते हैं, वहाँ पे भी एब्सेस हो जाती है. वेयर एज सबड्यूरल एब्सेस स्प्रेड ओवर ए हेमिस्फीयर की तरफ भी जा सकती है. सबड्यूरल स्पेस जो है, एपिड्यूरल स्पेस होती है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है. सबएराकोनॉइड स्पेस इन्फेक्शन स्प्रेड वाइडली ओवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक भी जा सकता है. तो एपिड्यूरल जो
एरिया है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ से भी डिलीवरी आगे हो सकती है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म्ड बाय टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स ऑफ द सेरेब्रल कैपिलरीज कोराइड प्लेक्सिस अराकिनॉइड लार्जली प्रिवेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम एंटरिंग ब्रेन पैरेन्काइमा। ये ब्लड ब्रेन बैरियर उसको सेव करता है। अगर वो सेव नहीं कर सकता, ब्रेन के जरिए आ जाता है कोई इन्फेक्शन, तब जो है उसको हम नहीं रोक सकते। दैट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप। और वो ब्रेन के अंदर इंसेफेलाइटिस, मल्टीपल जो मेनिंजाइटिस, मल्टीपल जो अदर डिजीजेज हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया और जो फंगस है, फंजाई है, वो काज कर सकती है। The space between the cells in brain parenchyma is too small to permit passage even of a virus. इतनी स्पेस टाइट होती है कि वायरस को नहीं एंटर होने देता। However, कुछ ऐसे हैं टॉक्सिन्स, फॉर एग्जांपल टेटनस टॉक्साइड है या टॉक्सिन है, एंड सम वायरसेस ट्रेवल थ्रू द सीएनएस बाय एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के जरिए वो एंटर हो जाते हैं। जैसे रेबीज वायरस है, वो न्यूरॉन के जरिए ट्रैवल करता है फ्रॉम पेरिफेरा टू द ब्रेन, और वहाँ तक डिलीवरी के लिए 28 डेज लगते हैं। अगर कोई लेग पे या पाँव पे कोई काटता है कुत्ता, तो वो ट्रैवलिंग में 28 डेज लगते हैं उस सीएनएस तक पहुँचने के लिए। तो उससे पहले जो है फौरी तौर पर रेबीज के जो टॉक्साइड है या उसका वैक्सीन है वो फौरी तौर पर करवानी होती है। इसके बाद मेनिंजाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज होता है। मेजर बैक्टीरियल काजेज जो इसमें कौन सी होती है मेनिंजाइटिस में, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ग्राम पॉजिटिव है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। इसके बाद नेसीरिया मेनिंजाइटिस है, नेसीरिया भी ग्राम नेगेटिव है, ये भी मेनिंजाइटिस काज करता है। इसके बाद मेजर वायरल काजेज आर इंटेरोवायरसेस है, इंटेरो जो इंटेरिक एरिया में जाते हैं और सीएनएस भी क्रॉस करते हैं। मम्प्स वायरसेस हैं, मम्प्स जो कॉमन डिजीज है। इसके बाद लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस होते हैं, लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिस जो काज करते हैं। ब्रेन एप्सिस और जो काज कर देते हैं वहाँ पे एडिमा जो काज करते हैं। ब्रेन एप्सिस ऑफन एग्जिबिट मिक्स्ड फ्लोरा ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें शामिल है। फंजाई आर अनकॉमन, इसमें फंजाई कम होती है, लेकिन फंजाई जो है मेनिंजाइटिस काज करती है, यहाँ पे उनका जिक्र नहीं है, लेकिन आप उसको ढूंढ के लिख सकते हैं। इसके बाद इंसेफेलाइटिस जो है, इंसेफेलाइटिस का भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन को कहा जाता है। ये मेनिंजीज की अगर हो, अगर ब्रेन का हो, सेरिब्रम का या किसी और एरिया का, तो उसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। वायरसेस ये काज करती है ज़्यादातर। मैनी वायरसेस कॉज माइल्ड मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस, मेनिंजियोएंसेफेलाइटिस काज करती हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरसेस जो है ये भी काज करते हैं। आर्बो वायरसेस जो हैं ये भी काज करते हैं। पोटेंशियली फैटल डिजीजेस काज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्लो एंड क्रोनिक सीएनएस इन्फेक्शंस हैं। स्पायरोकीट्स भी काज करती है, लाइम डिजीज है, सिफिलिस है। इसके बाद रेट्रोवायरसेस हैं, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ईड्स का जो वायरस है ये भी काज कर सकता है ब्रेन में प्रॉब्लम। कन्वेंशनल वायरसेस हैं, इसमें मीजल्स है, रूबीला है, ये भी इन्फेक्शन काज करते हैं। इंसेफेलाइटिस या डिमेंशिया काज कर देते हैं। अनकन्वेंशनल एजेंट्स है, कुरू है या क्रोटिस फेल्डेट जैकब डिजीज है। ये क्रोनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजेनरेटिव डिजीजेज ऑफ द ब्रेन दैट आर कॉज्ड बाय अनकन्वेंशनल एजेंट कॉल्ड पिरियॉन्स होते हैं, छोटे छोटे जो वायरसेस की टाइप के होते हैं, पिरियॉन्स ये काज करते हैं, अनकन्वेंशनल है। पैरासाइट्स की अगर हम बात करें, पैरासाइट्स में प्लाज्मोडियम है या अदर पैरासाइट्स है, हेलमिंथीस है फॉर एग्जांपल, वॉर्म्स है, तो ये कैसे काज करते हैं। पैरासाइट में कॉज एक्यूट मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस, क्रोनिक इंसेफेलोपैथी एंड सेरेब्रल ग्रेनुलोमास, ये काज करते हैं बेसिकली पैरासाइट्स। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ये भी कॉमन डिजीज है। पैरासिटिक इज द मोस्ट कॉमन पैरासिटिक न्यूरोलॉजिक डिजीज है, और ये जो है ये काज वेरी डेंजरस काज करती है ब्रेन में। मेनिंजाइटिस भी काज करती है और इंसेफेलोपैथी भी काज करती है। इसके बाद अगर हम देखें थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटेस्टिनल फ्लोरा, अगर जीआईटी का गट का इन्वॉल्व हो तो कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। इसमें साफ ज़रा गट इज द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, गट को सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो उसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो अल्जाइमर डिजीज के चांसेस हैं, डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं, उसमें यादाश्त खत्म हो जाती है बंदे की, और ओल्ड एज की डिजीज है, ये क्रोनिक डिजीज है। इसके बाद ये पार्किंसन डिजीज भी वेरी कॉमन है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल माइक्रोबियाटा जो नॉर्मल फ्लोरा गट के अंदर रहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, उनके बारे में बताया। एंग्जाइटी भी काज कर देते हैं। अच्छा, इस वजह से डाइट होगी तो ये डिजीजेस भी कम हो सकती है। ऑटिज्म जो है कॉमन ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी कर सकते हैं, बच्चों में होती है खासतौर पर। डिप्रेशन जो है ये माइक्रोबियाटा जो है ना, खाना अगर
सही नहीं खाते, प्रॉपर नहीं डाइट करते, फास्ट फूड करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं सारा। अब आता है 13 नंबर पे हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी डिजीजेज ऑफ द सीएनएस। वर्निक एफेशिया, एफेशिया भी कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ हेमरेज और इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाता है, और उसमें बेसिकली जो डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज नहीं समझ सकता बंदा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वर्निक प्लेस होती है ब्रेन की, वहाँ पे हेमरेज हो जाता है या इस्कीमिक यानी ब्लॉक हो जाता है, ब्लड सप्लाई वहाँ जाना बंद हो जाती है, या हेमरेज का मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ब्रेन के अंदर। ये देखा जाता है, जल्दी पहुँचना होता है, विद इन हाफ एन आवर जो है ना हॉस्पिटल में, और उसमें इलाज किया जाता है उसको चेक करके। In Wernicke aphasia, a person can speak clearly and produce speech. However, their speech has no meaning. ये है। Broca aphasia है, Broca aphasia जो है also known as expressive aphasia. It's caused by stroke. ये भी stroke होता है, जैसे hemorrhagic हो या ischemic हो, और इन एरिया में ब्रेन ट्यूमर भी कॉज कर सकती है, ब्रेन ट्रॉमा भी कॉज कर सकता है। When a stroke occurs in the Broca area में ब्रेन में होता है, ऑक्सीजन इज कट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसमें कट ऑफ हो जाती है। हिपोक्सिया जो है ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं, कॉजेज इरिवर्सिबल डैमेज, और वहाँ से अगर ज़्यादा टाइम लेट हो गया, आपने ब्लड सप्लाई ओपन नहीं थी, तो फिर वो डैमेज हो जाएगा। ड्यूरिंग ब्रोका एफेजिया जो है, पर्सन हैज़ डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग स्पीच, उसमें स्पीच यानी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या बोलना चाहते बोल नहीं सकता। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में है अकर व्हेन देयर इज जो है बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रप्शन टू नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी विच कैन अकर ड्यूरिंग ए स्पोर्ट्स इंजरी, ए कार एक्सीडेंट, बाय ए पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, और इवन ए ब्लंट जो है ऑब्जेक्ट के जरिए भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी हो सकती है। इसके बाद सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, आल्सो नोन एज स्ट्रोक्स, अकर व्हेन द ब्रेन इज नॉट एबल टू गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेता, तो सेरेब्रोवास्कुलर, जो वेस्कुलर का मतलब ब्लड के वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है, या तो स्ट्रोक होगा या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। द लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज हिपोक्सिया एंड टिश्यू एंड ब्रेन स्टार्ट टू डाई, ये फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए। अल्जाइमर डिजीज है, इज ए कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इन विच वंस ब्रेन सेल्स एंड न्यूरल कनेक्शंस बिगिन टू डिजेनरेट एंड डाई होना शुरू हो जाता है। डिमेंशिया में ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ओल्ड एज डिजीज है, 50 साल या उससे ज़्यादा 60 ईयर्स के बाद होती है। पार्किंसन डिजीज हैज ए नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स इन द डिटोरिएशन ऑफ डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा स्ट्राइएटम, जो काडा स्ट्राइएटम है उनके दरमियान और सबस्टेंशिया नाइग्रा के दरमियान नहीं मिलते। द ड्रॉप इन डोपामिन लेवल्स क्रिएट ट्रेमर्स होते हैं, हाथ कांपते हैं। अनस्टेडीली मूवमेंट होती है, मूवमेंट से नहीं कर सकता बंदा, चल नहीं सकता, एंड लॉस ऑफ बैलेंस खत्म हो जाता है। हंटिंगटन डिजीज जो है इज ए हेरिडिटरी, ये भी बच्चों में विरासती तौर पे होती है। प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन दी हंटिंगटन जीन होता है, जिसे HTT जीन कहा जाता है, उसमें ये प्रॉब्लम होता है, तब ये डिजीज हो सकती है। इसकी भी टेस्टिंग की जा सकती है। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, इसमें जो है injury occurs if damage to the sensory tracts occurs, sensation can be affected, उसमें reflexes और sensation affect होंगे। Polymyelitis, पोलियो वायरसेस होते हैं, polymyelitis is an inflammation of the spinal cord due to the virus। पोलियो जो वायरस है spread from human to human और through infected food and water के जरिए spread होती है। ये बच्चों में पोलियो की जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये वायरस जो है स्पाइनल कॉर्ड को खराब करता है। एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS, जो एक साइंटिस्ट था फिजिक्स का जिसकी भी डेथ हुई है 1.5 साल पहले, वो भी ये एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का शिकार था, इनमें मसल की एक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। नॉन ऑल्सो एज ALS एंड लू गेरेट डिजीज उसे कहा जाता है, दूसरा नाम है destroys motor neuron that control voluntary and involuntary movements like breathing, speaking and swallowing वगैरह को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से बिल्कुल बंदा बोल नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्टी होती है। ये एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की वजह से। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये वेरी कॉमन है, ऑटोइम्यून डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या है बेसिकली इन विच द बॉडी अटैक्स द माइलिन प्रोटीन्स, माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, उसमें गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है धूप में या किसी भी और कंडीशन में,
बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। जहाँ पे न्यूरॉन्स में ये डिस्ट्रॉय होते हैं माइलिन शीट, वहाँ पे ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना वो काज करता है। समटाइम्स वायरल डिजीजेज भी होती हैं जो ये काज करती हैं। डिस्टर्बिंग दी कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी के दरमियान कम्युनिकेशन कम हो जाएगा, माइलिन शीट का जो स्पीड है वो कंट्रोल करता है वो कम हो जाएगी। तो लिहाजा सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा 14, जिसमें फार्माकोलॉजी ऑफ सीएनएस है। फार्माकोलॉजी ऑफ सीएनएस, इसमें न्यूरोफार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स अफेक्ट सेलुलर फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम एंड द न्यूरल मैकेनिज्म थ्रू व्हिच दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो न्यूरोफार्माकोलॉजी उसमें पढ़ी जाती है। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ द न्यूरोफार्माकोलॉजी, बिहेवियरल एंड मॉलिक्यूलर जो फार्माकोलॉजी होती है। बिहेवियरल न्यूरोफार्माकोलॉजी फोकसेस ऑन स्टडी हाउ ड्रग्स अफेक्ट human behaviors. Neuropsychopharmacology, including the study of how drug dependence and addiction affect brain, जो human brain को कैसे affect करती है। खासतौर पे ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हैं या कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं लोग, कोकेन है जो बिहेवियर के अंदर अफेक्ट करती है, डिपेंडेंस के ऊपर होती है, जो लोग मिस यूज करते हैं, तो उसके बारे में ये स्टडी करती है बेसिकली। जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, ज़्यादा लोग पीते हैं, कैफीन है, टी है वो लेते हैं, वो साइकोलॉजिकली जो है वो डिजीज में चली जाती है, साइको में। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे मॉलिक्यूलर न्यूरोफार्माकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर न्यूरोकेमिकल इंटरेक्शंस विद द ओवरऑल गोल ऑफ डेवलपिंग ड्रग्स दैट हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर करते हैं। बोथ ऑफ दीज फील्ड्स आर क्लोजली कनेक्टेड सिंस बोथ आर कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, neurohormones, neuromodulators, enzymes, second messengers, co-transporters, ion channels and receptor protein in the central and peripheral nervous system। ये सारे सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होती है इनकी न्यूरोट्रांसमीटर्स के दरमियान, सेकंड मैसेंजर के दरमियान, और वो उनको कंट्रोल करते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज सिनैप्स। सिनैप्स के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ये वेसिकल्स होते हैं जहाँ पे स्टोरेज होती है, फिर ये वेसिकल्स से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और एंड ऑर्गन पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर आता है यहाँ से और ये रिसेप्टर इसको रिसीव करते हैं, ये सिनैप्स है इनके दरमियान। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा यहाँ पे शो किया गया ताकि आपको फार्माकोलॉजी में पता चल सके कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, कैसे सिंथेसिस होती है, जैसे डोपामीन है, एसिटाइलकोलिन है या एपिनेफ्रिन है, उनकी भी स्टोरेज इस तरह की होगी। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन, उनके कुछ थोड़ा सा बताया मैंने। मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन पाए जाते हैं उनमें से चंद एक आपको यहाँ पे बताए गए हैं। एड्रीनलिन है जिसे यहाँ पे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, ब्रेन में भी पाया जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है, जैसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम का भी हिस्सा होते हैं। डोपामीन है, ये भी इसी का हिस्सा है। सेरोटोनिन है, ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी से कहा जाता है। और ये देखें ना, मूड जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर है, प्लेयर के लिए, खुशी के लिए होता है। कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन में होता है। गाबा जो है कॉमिंग न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंग्जाइटी में इस्तेमाल होता है। बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। एसिटाइलकोलिन अगर देखा जाए तो लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट है मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर जो मेमोरी हमारी बनाता है, याददाश्त को। इसके बाद एंडोर्फिन्स हैं, यूफोरिया जो हमारी खुशी होती है या यूफोरिक इफेक्ट होता है, जैसे ओपियाइड एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं तो एंडोर्फिन के ऊपर इफेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में। इसके बाद थोड़ा सा लास्ट एक पॉइंट है जो डोपामीन पाथवेज में फ्रंटल कॉर्टेक्स हैं और सेरोटोनिन पाथवे में स्ट्राइएटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये दिखाए गए हैं पाथवे। ये क्या क्या काम करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। VTA है, हिप्पोकैम्पस है, रेफी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस अकुम्बिन्स, ये वाले जो है पोर्शन दिखाए गए। और ये जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स, डोपामीन पाथवे, सेरोटोनिन पाथवे, जो ये कलर है सेरोटोनिन पाथवे के दिखा रहे हैं यहाँ ब्रेन में हर जगह पे स्प्रेडेड है। इसके बाद जो ये नीला जो कलर है ये जो है यहाँ पे फंक्शंस को बता रहा है। रिवॉर्ड, मोटिवेशंस और प्लियर, खुशी, यूफोरिया, मोटर फंक्शन, फाइन ट्यूनिंग, कंपल्शन, प्रिजर्वेशन। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन के लिहाज से देखा जाए मूड, मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्लीप, कॉन्ग्रेशन जो है ये कंट्रोल करता है सेरोटोनिन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेफरेंसेस की बात करेंगे। लास्ट स्लाइड as we have reached in last slide. References: Human Anatomy and Physiology, 11th edition by Lenin Murib. Principles of Anatomy and Physiology, 16th edition by Tortora. Snell's Clinical Anatomy Regions by Lawrence Vinsicki. और बीडी चौरासिया Human Anatomy 4th volume 7th edition. Like Siddiqui General Edition Anatomy 5th edition.
विकीपीडिया, मल्टीपल अदर वेबसाइट्स जो वहाँ से डेटा यहाँ लिया गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट और फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लिख सकते हैं आप, या फेसबुक पेज पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।